हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, हम थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं केवीएस का जो आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आई है हाल ही में, और आने वाले समय में किन लोगों को कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे जाना चाहिए, और क्या किन लोगों को अब इस एग्ज़ाम से आगे निकल कर सोचना चाहिए फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो इसकी थोड़ी हम आप यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत लोग क्योंकि कंफ्यूज हैं, बार बार पूछ रहे हैं कई प्लेटफॉर्म्स पर कि इतने मार्क्स हमारे हैं, हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमें इंटरव्यू के लिए वेट करना चाहिए या फिर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कशन अपनी नॉलेज के आधार पर और मैं आपसे यहाँ आज डिस्कस करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आपके मार्क्स कम हो बन रहे हों या ज़्यादा बन रहे हों, दोनों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आज के सेशन में हम बात अगर करने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो केवीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, केवीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दोनों आ चुकी हैं। कैसे इनको ओपन करना है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, चैनल पर अवेलेबल है कि कैसे आपने ओपन करना है, और लगभग मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स ने इसको ओपन कर लिया होगा। हम बेसिकली यहाँ पर बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो पीआरटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम्स पहले हुए थे, तो उनके आंसर की और रिस्पॉन्स शीट पहले आ चुकी है। उसके बाद पीजीटी की आई है, और उसी के पीजीटी के साथ साथ ही पीआरटी और बाकी जितनी पोस्ट थी नॉन टीचिंग पोस्ट, उन सभी के आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है। आंसर की में आपके नंबर वाइज आंसर्स होते हैं, और रिस्पॉन्स शीट में जो क्वेश्चंस हैं और आपने उनका क्या आंसर दिया है वो आपको दिए होते हैं, जिससे आप मैच कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आंसर की रिस्पॉन्स शीट में आ रही है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके बहुत काफ़ी लगभग सभी शिफ्ट्स में जितने एग्ज़ाम हुए हैं सभी में क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स हमको गलत लग रहे हैं। हमें ही नहीं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं वो भी इस बात को बोल रहे हैं प्रूफ के साथ कि काफ़ी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत दिए हैं केवीएस ने। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत से क्वेश्चन सीडीपी में भी ऐसे थे जो टीजीटी में भी आए हैं, पीआरटी में भी आए हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आए हैं, यानी रिपीट हुए हैं। लेकिन टीजीटी में उनका आंसर कुछ और दिया है, पीआरटी में उनका ऑप्शन कुछ और दिया है, तो ये तो डेफिनेटली गड़बड़ है। भले ही केवीएस किसी एक पर्टिकुलर आंसर को मानता हो, लेकिन सब में वो सेम तो हो, लेकिन सब में सेम नहीं है। किसी में कोई आंसर दिया है, किसी में कोई, तो डेफिनेटली आंसर की में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो आंसर किए हैं केवीएस ने। अब प्रोबेबिलिटी ये है, इस टाइम चैलेंज का टाइम चल रहा है, क्वेश्चन को चैलेंज आप कर सकते हैं। उसकी जो फ़ीस है आप सभी पता है आपको 1000 रुपये है, और वो आप तभी करना जब आपके पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ हो, क्योंकि वो तभी माना जाएगा और आपकी जो 1000 रुपीज़ हैं वो रिटर्न भी हो जाएंगे अगर आप सही क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, यानी कि आपके पास सही प्रूफ है उसका कि वो क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया है, ठीक है। तो वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। 12 डेट उसकी 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है, 12 तक उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद चांसेस क्या हैं आगे कि आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपने अगर चैलेंज करना है तो आप कर दीजिए, और उसके बाद आपने वेट करना है रिवाइज्ड आंसर की का। रिवाइज्ड आंसर की में आपने क्या करना है, उसको आपने क्वेश्चन आंसर को फिर से आपने रिवाइज्ड आंसर की में चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद अब जो आपके मार्क्स बनेंगे, अब उन मार्क्स पर आपको देखना है उनकी रेंज क्या है, उस रेंज के अकॉर्डिंग थोड़ा आइडिया आपको ले लेना है। बात चल रही है कि शायद 14 से 15 शिफ्ट्स में, हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो फाइनल जो आएगी आपके रिवाइज्ड आंसर की, तो रिवाइज्ड आंसर की के बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। अभी आपके जो मार्क्स हैं उनका आपको देखिए एक आइडिया तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, रिवाइज में भी इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं आएगा। एक तो इम्पॉर्टेंट है रिवाइज्ड आंसर की, और एक इम्पॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन। 14 शिफ्ट्स में शायद एग्ज़ाम हुआ है लगभग, तो नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो किसी को पता ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। होगा भी तो आपका जो बेस है ना मार्क्स का, वो आपके पास इस वक्त है, ठीक है, उससे आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो ये भी आप बात अपने जहन में रखिएगा, फॉल्स बातों में बिल्कुल मत आइएगा।
ठीक है, कोई गलत एजम्पशन मत करिए आप ज़्यादा, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, एडल्ट हैं। तो आपके जो मार्क्स इस वक्त हैं आपके पास, चाहे वो 100 हैं चाहे वो 120 हैं, वो आपके पास एक बेस तो है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है और आपकी शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट डेफिनेटली अलग होती हैं, जब इतनी सारी शिफ्ट्स हुई हैं, कुछ में क्वेश्चंस टफ भी होते हैं, कुछ में ईजी होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो होना चाहिए। लेकिन होगा या नहीं ये किसी को भी नहीं पता है, होना चाहिए। अब दो चीज़ों का वेट है, एक तो रिवाइज्ड आंसर की का, और एक नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं। ठीक है, वो आपको रिजल्ट के वक्त ही पता चलेगा। तो जो आपके बेस मार्क्स हैं, मैं इनको क्या बोलूँगी, जो अभी आपने मार्क्स अपने देख लिए हैं वो हैं आपके बेस मार्क्स। तो इन्हीं को आप मान कर चलिएगा अपने नंबर। इनसे थोड़ा बहुत ही आप आगे या पीछे जा सकते हैं, आगे ही जाएंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। ठीक है, ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो रिवाइज्ड आंसर की हो चाहे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो। तो अगर मैं एक एक करके थोड़ी बात आपसे करती हूँ, पीजीटी की बात मैं सबसे पहले करूँगी। देखिए, आप एक बेस ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज देखिए पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट हैं, और अलग अलग पोस्ट भी क्या करती हैं, डिफ़र करती हैं, क्योंकि किसी में ज़्यादा पोस्ट हैं किसी में कम पोस्ट हैं, तो सबकी एक सी कट ऑफ तो नहीं हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात आपके साथ मैथ्स की करूँ, पीजीटी मैथ्स, बिकॉज ये मेरा भी सब्जेक्ट है और इसका मैंने काफ़ी लोगों का एनालिसिस भी किया है जो उनके मार्क्स आए हैं, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया बताऊंगी। वैसे ही टीजीटी मैथ्स के बारे में और पीआरटी के कॉमन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पीआरटी का पेपर सबके लिए बराबर होता है, और क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज होता है। और हाँ, तो मैं पीजीटी मैथ्स का एक आइडिया अगर आपको दे पा रही हूँ, तो देखिए, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 120 के आसपास है, तो बहुत चांसेस हैं कि जो आंसर की रिवाइज्ड आएगी उसमें एक दो और बढ़ जाए मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स आपके बढ़ जाएं अगर आपका टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी आप अपने बेस मार्क्स देखिए जो इस वक्त आपके हैं। तो जी हाँ, अगर आप 120 के आसपास हैं पीजीटी मैथ्स में, तो आप सेफ हो सकते हैं। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि आपको कोई रिटर्न पेपर की तरह तैयारी करनी है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आप 120 पर अच्छा आपका स्कोर है, अगर 120 है, ठीक है, आप आगे की सोच सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ टीजीटी मैथ्स की। ठीक है, टीजीटी मैथ्स की भी मैं इसीलिए बात कर रही हूँ, वो भी इसी के आसपास, जो 120 के आसपास वाले हैं वो सोच सकते हैं कि उनको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक आइडिया और दूँ कि बच्चों के कैसे मार्क्स हैं। अच्छा, पीजीटी मैथ्स में बात करते हैं कैसे कैसे मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में। तो किसी के 118 हैं, किसी के 122 हैं, 105 हैं, 124, 123 है ना, इसी रेंज में, यानी कि 120 से 130 के बीच में ज़्यादा नंबर है स्टूडेंट्स के पीजीटी मैथ्स में। ठीक है, तो ये रेंज आप लेके चलिएगा। वैसे ही टीजीटी मैथ्स में बात करूँ, मैं जनरल कैटेगरी की ही बात यहाँ पर कर रही हूँ, टीजीटी मैथ्स में भी जो रेंज है वो 120 से 130 या 135 तक ही ज़्यादा नंबर हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो इसके आसपास वाले अपने आप को पहले तो आप सेफ समझिए, जो आपका बेस स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी का बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है। बेस नंबर्स जो बच्चों के हैं वो अधिकतर कितने हैं, 127, 132, 138, ठीक है, उधर 131, 123, 145, 150 प्लस वाले भी हैं, बट 150 प्लस वाले ज़्यादा नहीं हैं। 6000 कुछ वैकेंसी है ना, 6000 प्लस वैकेंसी है पीआरटी में। लेकिन आपने बहुत बच्चों के देखे होंगे 150 प्लस, लेकिन 150 प्लस जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है बहुत ज़्यादा के नहीं है स्टूडेंट्स के। जो मैक्सिमम है वो मतलब कहाँ तक है, मैक्सिमम 140 तक वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाले जो हैं वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कम है। तो यहाँ पर अगर मैं पीआरटी की आपसे बात करूँ, तो पीआरटी में भी अगर आप 120 के आसपास हैं तो कीप द होप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके नीचे वाले कुछ ना सोचें, ठीक है। वैसे तो इतना बड़ा ब्लंडर तो नॉर्मलाइजेशन में नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही मार्क्स किसी की शिफ्ट्स में बढ़ जाएं, लेकिन हाँ, जो एक जनरल आइडिया है वो यही है कि 120 वाले बिल्कुल सोच सकते हैं। नीचे वालों का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ इससे कम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि 120 से कम वाले का 1-2% चांस हो सकता है, लेकिन हो सकता है हो जाए, और लेकिन ज़्यादा चांसेस ना ही होने के हैं।
तो ये ट्रूथ है। और आप वेट करेंगे रिवाइज आंसर की का, नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता है ज़्यादा ब्लंडर होगा, ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। जितने आपके बेस मार्क्स हैं ना, आप उसी के आसपास रहेंगे। 120 से 125 हो जाएं, 115 से 120 हो जाएं, ऐसा हो सकता है। बाकी जब नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, प्रोसेस फास्ट चल रहा है। रिवाइज्ड आंसर की भी आपको अब चैलेंज हो जाएगा 12 तक, उसके बाद जल्दी रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलेगी, और उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या दिखेगा, आपके पास नेम्स होंगे जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। तो तब पता चल जाएगा कि कितने पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जहाँ तक चांसेस हैं, मार्च के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपको इंटरव्यू की कॉल आनी है या नहीं आनी है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो हम अब ये मैंने 120 के आसपास वाले बताए हैं तीनों में, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो। ठीक है। अच्छा, पीजीटी में, हाँ पीजीटी में एक बात और मुझे बतानी है, पीजीटी का लेवल बहुत अच्छा आया है एग्ज़ाम्स का, ऑफ कोर्स क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है। उसमें अगर आप 100+ हैं, 100+ वाले भी होप रखें, पीजीटी में 100+ वाले भी होप रखें। और जो मैं आगे बताने जा रही हूँ कि अब आपका जो ये बेस मार्क्स हो गए हैं इस वाली आंसर की के अकॉर्डिंग, आगे आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं आपको मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम 8 से 10 दिन तो मिलेंगे ना आफ्टर रिज़ल्ट। जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद 8 से 10 दिन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उन 8 से 10 दिन में सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको पूरा सिलेबस तो तैयार करना नहीं होता जैसे रिटर्न के लिए करते हैं। और अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत कुछ पढ़कर आपने रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो जो सिलेबस है, जो पढ़ाई वाला एक एरिया है, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप किसी बेस पर ही तो सेलेक्ट हुए हैं, तो अपना सब्जेक्ट तो आप वहाँ पर आराम से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जो आप सोच रहे हैं कि फिर 8 से 10 दिन में कैसे हम सब कुछ कंप्लीट रिवाइज करेंगे, तो वो आप जितना उस टाइम कर पाएँ उतना कर लेना। बाकी 120 के आसपास वाले थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से इंटरव्यू का जो जो पार्ट्स होते हैं, है ना, आप तक आप बहुत वीडियोस देख चुके होंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है। आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है, अपने एरिया के बारे में बताना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो जनरल चीज़ें हैं, इनको तो आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, 10-15 मिनट अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, खुद को बताइए सारी चीज़ें। और बाकी 8 से 10 दिन आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, कम से कम। तो उसमें आपको बाकी जो करना है, अपना सिलेबस के 2-4 टॉपिक जो आपको बहुत स्ट्रांगली करने हैं उनको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोड मत लीजिए कि इंटरव्यू की तैयारी में 4-4 5-5 घंटे लगे हुए हैं। वो तो शायद, हाँ, जो 140+ वाले हैं वो तो पक्का ये सोचेंगे कि हमें तो इंटरव्यू में बैठना ही है, तो हम इसी के लिए क्यों ना 100% दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू इसलिए होता है कि वो आपकी रिटर्न जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपके रिटर्न में चेक हो जाती है। और अगर आप रिटर्न क्लियर करके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो रिटर्न की आपको नॉलेज है, तो उसके लिए आप इतने चिंतित बिल्कुल भी ना हो, परेशान ना हो। तो कोई भी, अच्छा जो ये तो बात होगी जो 120 वाले हैं, है ना, 120 के आसपास वाले हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा देखते रहिए कैसे है क्या है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की, अपने आप को अच्छे से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, इंट्रोड्यूस अच्छे से करिए, प्रोनाउंसिएशन अपना बहुत अच्छा करिए। छोटी सी वीडियो मैं कोशिश करूँगी इन चीज़ों पर भी, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको अपनी चीज़, अपने अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए जो अच्छे हों आपके लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो बात सिर्फ ये है कि थोड़ा थोड़ा बस दिन में अपना इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जैसे जो पीआरटी के लिए हैं, उनको स्टोरीज़ वगैरह बतानी होती हैं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जो आपको टाइम बाद में मिलेगा उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की तो आप, मुझे नहीं लगता आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। जब आपका तैयार है सब्जेक्ट तभी आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाएंगे। अब जो 120 से कम वाले हैं वो अपनी होप देखिए बिल्कुल खोइए मत, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब इतनी सारी गलतियां आंसर की में केवीएस कर सकता है जो कि एक बहुत रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको भी यही करना है, ठीक है, आपको भी यही करना है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अगर बाई चांस आप सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1-2% आप होप रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको भी इतना ही समय मिलेगा, 8 से 10 दिन। उतने में आप खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये तब है जब आपके लिए आसपास कुछ नहीं है करने के लिए। ठीक है। अगर आपके पास इस वक्त कुछ करने के लिए नहीं है
ठीक है। तो आप इसको थोड़ा टाइम देते रहिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी चीज़ में बिजी हैं, कोई टीचिंग करता है, कोई किसी और काम में बिजी है, तो आप ब्रेक रखिए, ठीक है। इस चीज़ से, इंटरव्यू से परेशान मत होइए। अगर आप रिजल्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम में भी आप सफिशिएंट जो है अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए कि इंट्रोडक्शन का सेगमेंट आपने कैसे करना है। अगर आपका हो जाता है तो उसमें आप ही के लिए अच्छा है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल या किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं तो इंटरव्यू वहाँ पर भी होता है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ही डेवलप करेगा, आपको डिग्रेड बिल्कुल नहीं करेगा, आपको बेहतर ही बनाएगा। तो बस मेरा यही सजेशन है कि इंटरव्यू की मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है। बाकी जो 140 प्लस वाले हैं वो तो अपना पूरा फोकस करके इंटरव्यू की तैयारी कर ही रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें वहाँ पर बैठना ही बैठना है। तो वो सब्जेक्ट उनका तैयार होगा ही होगा। जब इतने अच्छे मार्क्स उनके आए हैं, बाकी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको एक बहुत अच्छे तरीके से सामने रखने की कोशिश करते रहें। अब बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। जिनके मार्क्स कम हैं वो क्या करें, ठीक है। जिनके मार्क्स कम हैं वो क्या करें, यानी कि जिनके 100 के आसपास हैं या 100 से भी कम मार्क्स हैं जिनके, वो क्या करें। तो देखिए, एक होप वर्ड है आशा, आप वही कर सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं। आप आशा कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई आपके हमेशा काम आएगी। देखिए, अगर आपका किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं होता है एज अ टीचर, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में ट्राई करेंगे ना पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपके हर तरह की स्किल को टेस्ट किया जाएगा, आपकी टीचिंग के स्किल को भी, आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी, और आपका सब्जेक्ट भी। तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। अगर आप टीजीटी या पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है DSSB की वैकेंसीज़ के बारे में, भले ही अभी नोटिफिकेशन का कुछ अता पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन DSSB की वैकेंसीज डेफिनेटली आएंगी। और आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं तो 100 मार्क्स का आपका खुद का सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट को तो आप लगातार पढ़ते रहिए। रही बात जो पीआरटी वाले हैं, उनको जनरल चीज़ें पढ़ती रहनी है, CDP पढ़ते रहना है, GK GS करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पढ़ते रहना है। तो बात ये है कि ये सब आप अगर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी काम आएगा, और अगर आप सरकारी नहीं लगती है तो भी तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। इतनी पढ़ाई लिखाई करके बेकार थोड़ी रहेंगे, तो वो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप कहीं जाएंगे वहाँ भी ज़रूर काम आएगा। तो ज़्यादा भी नहीं, आप थोड़े थोड़े टाइम में अपना जो रूटीन है उसमें पढ़ाई को थोड़ा ज़रूर रखिए, 1-2 घंटा का टाइम ज़रूर रखिए। जब तक आपका कोई एग्ज़ाम सर पे नहीं आ जाता तब भी उसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर देते रहिए। आप में से बहुत लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो तो अपना पूरा फोकस उस पर कर दीजिए और अच्छे से उसको टाइम दीजिए कि सारा सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है। यूपी टीजीटी और पीजीटी में आपसे 125 क्वेश्चन, तो जिनका वो एग्ज़ाम है, सब कुछ छोड़कर, ठीक है, इधर उधर की बात है कि इंटरव्यू में कौन सेलेक्ट होगा, कितना कट ऑफ है, उस पर लग जाइए यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और DSSB का भी डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा, और वो ऐसा एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम हो, क्या हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अपना जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, बीएड वाले हैं, वो अपना सब्जेक्ट हमेशा पढ़ते रहिए, चाहे आप थोड़ा ही टाइम दें, उससे अपना कनेक्शन ज़रूर रखिए अपने सब्जेक्ट से, ठीक है। और जो पीआरटी वाले हैं, वो जो और उनको पता है ना कि क्या क्या आता है एग्ज़ाम में, यही सब चीज़ें आती हैं, GK GS, रीजनिंग, मैथ्स, इनको अपना अच्छा कर लीजिए कि जब भी कोई एग्ज़ाम आए, कोई नोटिफिकेशन आए, आप अच्छे से उसको टैकल कर पाएँ। तो कट ऑफ के पीछे मत भागिए, जो आपके हाथ में है आप वो करिए। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज़ को, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, और जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए अपने सिलेक्शन तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।